हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्या एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये सब चैप्टर्स है ना आप लोगों के पढ़े हुए होते हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा है क्या कि आप लोगों ने जैसा भी पढ़ा है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। अगर कमी ना होती, अगर रही ना होती तो इंस्टीट्यूट वाले भी है ना इस चैप्टर को वापस ना देते, मतलब किसी भी चैप्टर को वापस ना देते, लेकिन उनको लगता है कि इस लेवल पे इन्हें वापस पढ़ाना चाहिए क्योंकि आप लोग चाहे 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, चाहे फाउंडेशन में पढ़े हो, उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, इसलिए चैप्टर्स आपको बार बार पढ़ाए जाते हैं और ये लास्ट मौका होता है ना, इसके बाद वापस इन फ्यूचर कभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होना है, तो ये लास्ट मौका है, इसको फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, और सबसे बढ़िया बात, तुम एकदम सही जगह पर हो जहां पर क्या किया जा रहा है, रटवाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल हर चीज को समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रटते रहोगे तो भैया जिंदगी भर है ना, जिंदगी भर खराब होते रहोगे। क्यों? क्योंकि रटना मतलब आपके पास जब भी कोई नया टास्क आएगा आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसको सोच नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी नया टास्क जिंदगी में आता है आप हमेशा उसको डील करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो हर चीज समझते हुए चलिए, बाद में इतनी बार पढ़ लीजिए कि वो रट जाए। मैं रटने से मना ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, रटो लेकिन चला के मत रटो। ऐसा नहीं है कि समझा नहीं और बस रट लिया, नहीं, समझो और देन उतनी बार पढ़ लो कि वो रट जाए। मतलब हम कोई बच्चा होता है, अच्छा मैंने समझ लिया, बस एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। समझ लिया, अच्छी बात है, तुम कर पाओगे, बहुत अच्छी बात है, समझ लोगे तो नए क्वेश्चंस कर पाओगे, लेकिन जब उसको बार बार कर लोगे ना उनको प्रैक्टिस, तो क्या होगा, जो आपकी रिपीटेटिव क्वेश्चन करने से स्पीड बनेगी उससे आप पेपर पूरा कर पाओगे, पेपर में एक क्वेश्चन भी आप छोड़कर नहीं आओगे, कंप्लीट पेपर होगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या करना है, सिंपल समझना है और देन उसको इतनी बार पढ़ लेना है कि वो रट जाए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो मेरा काम समझाने का है, तुमको उसको समझ के रट्टा लगा लेने का है, मतलब याद कर लेने का, प्रैक्टिस में ले आने का है, सिंपल वर्ड में, है ना। तो रट्टा भी नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस में लेके आना तुमको। तो चलो देखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं सर ये क्यों चैप्टर हमको टफ लगता है ना। सर ये बहुत टफ होता है ना, आपको पता है सर एनपीओ बहुत टफ होता है, पहले एनपीओ पढ़ा दो। अरे भाई पहले एनपीओ नहीं पढ़ाया जा सकता है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एडजस्टमेंट सीखने होते हैं, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अर्नड, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो वहां पर सीखे जाते हैं और यहाँ पर वो काम आने वाले हैं। तो अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर क्या करे, वो चैप्टर जरूर पढ़े, वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड करे और उसके बाद ये करे, वरना वही काम होगा क्या, डायरेक्ट रटने वाला। तो सिंपल, जो भी लोग पहले पढ़ा रहे हैं मैं उनके एकदम अगेंस्ट में हूँ, जो लोग बच्चे पहले पढ़ रहे हैं मैं उनके भी अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो मैं किन के फेवर में हूँ, जो चुपचाप लाइन से फॉलो कर रहे हैं। अगर एक लाइन से, एक प्रोसेस से अगर हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो ये मान के चलना हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, आसान होता है। चलिए देखिएगा अब। हाँ देखो सर, फटाफट से देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि इस बार हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। पहले सर हमने कॉमर्शियल की बात की जहां पे क्या होता था, बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता था, लॉस हो जाता था वो एक अलग बात है, बट मोटिवेशन क्या होता था, उसका प्रॉफिट कमाना है, उसका काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो सर ऐसा कैसे, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए तो काम करता है? नहीं, नहीं, कुछ लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोला कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन दीज आर नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो सर ये क्या करते हैं, टू प्रोवाइड सम सर्विसेज, सोसाइटी में वेलफेयर सर्विसेज लेकर आना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल का प्रोग्राम चलाना है, मेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है, ये इन सब के काम होते हैं, ट्रस्ट वगैरह, है ना। दीज सर्विसेज आर जनरली गिवन टू मेंबर्स हु मेक सब्सक्रिप्शन टू अवेल देम। ओके, ये सर्विसेज किनको दी जाती है, उन मेंबर्स को जनरली जो सब्सक्रिप्शन इनका लेता है। These are also called as नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएंगी, ये एंटिटीज क्या कहलाती है, नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज, ठीक है, एक्टिविटीज नहीं, नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज, ठीक है। इनको बिजनेस नहीं करना, नहीं, बिजनेस मोटिव नहीं है, प्रॉफिट हो फिर इनके प्रॉफिट नहीं होगा, होगा, इनके भी प्रॉफिट होता है, हाँ होता है। आप लोगों से देखो, मैंने
मैंने सारे स्टूडेंट को ना क्या किया, एक क्लब में ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, मेरा पर्सनल था। ठीक है, मैंने एक बना रखा है, मैंने एक ट्रस्ट बना रखा है, सबको कहा देखो हर महीने तुम क्या करोगे, 1000 रुपीज क्या करोगे, इसमें सब्सक्राइब करोगे। हर बार तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, हर महीने का 1000 रुपए। देखो लाख रुपए तुम कमाते हो, सीएमए बनने के बाद 1000 तो दे ही सकते हो ना। कोई 2 लाख कमा रहा है तो भी चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपए दे दो, है ना। तो इतना कमा रहे हो, 1000 रुपए तो दे ही सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर। इससे हमें क्या मिलेगा, मैंने कहा इससे आपको भी सर्विसेज हम देंगे। ठीक है, और आपके इस पैसे से हम क्या करेंगे, और जनता का भी भला करेंगे, और जनता का भी भला करेंगे। हम डोनेट करेंगे पैसा जहां नीड होगा, नीडी पर्सन को क्या करेंगे, भूखों को खाना देंगे, है ना, कपड़ा देंगे, रोटी देंगे, है ना, जो भी, हाँ खाना रोटी की बात है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी सर्विसेज हम यहाँ पे सोशल सर्विसेज करने वाले हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा, सिर्फ आपके थ्रू। ओके, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे फिर आगे चल के, हमारा मोटिव क्या, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहां पे ना हम एड वैड भी करेंगे, तो बड़े बड़े चीजों के ऐड करेंगे, तो वहां से हमारे पास और रेवेन्यू आएगा। ठीक है, रेवेन्यू आएगा तो हमारी कमाई होगी। ये किसमें बंटे, ठीक है ना, मेंबर्स का ही तो सरप्लस बढ़ रहा है ना, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। ये एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा, प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको, बोलेंगे सरप्लस। कमाई की है उसको भी क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, गलत बात, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, क्या बोलेंगे हम, सरप्लस बोलेंगे। अगर हमारा इनकम ज्यादा हुआ हमारे एक्सपेंडिचर से, तो ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। और डेफिसिट कब बोला जाएगा सर, डेफिसिट, लॉस मतलब डेफिसिट। डेफिसिट तब होगा जब हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और हमारे इनकम कम है, तो डेफिसिट होगा। ऑब्वियसली डेफिसिट एक बार आएगा, लेकिन बाद में आप लोगों से वो चीज कवर कर ली जाएगी। टेम्परेरी होगा ना डेफिसिट, ऑब्वियसली टेम्परेरी होगा। जितना इनकम होगा, जितना मेरे पास सोर्स आएगा, उतना ही तो मैं एक्सपेंडिचर कर पाता हूँ। ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर लॉस नहीं होगा, यहाँ पर होगा सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल को भी कैपिटल फंड बोला जाता है, कैपिटल को भी क्या बोला जाएगा, कैपिटल फंड बोला जाएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल देखा है ना तुमने, हाँ सर देखा है, उस कैपिटल को कैपिटल फंड बोला जाता है। ठीक है सर, चलो देखो द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, ये स्पोर्ट्स क्लब हो गए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज हो गई हैं, कल्चरल क्लब्स हो गए हैं, लाइक रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इस बेसिस पर काम करते हैं कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, हम स्पोर्ट्स क्लब, उनकी जिम, उन जिम वालों की बात नहीं कर रहे जो आपसे पैसा लेकर ठीक है आपको दे रहे हैं, ठीक है, हम जिम वगैरह है, उनका प्रॉफिट मोटिव है, उन्होंने धंधा किया, उन्होंने बिजनेस किया है, वो प्रॉफिट के लिए खोला है उन्होंने जिम। एक होता है ना सोसाइटी के लिए ओपन किया है ना। हालांकि हमने पता है इंडिया में हम लोग ये सब नहीं सोच पाते हैं, क्यों, क्योंकि उन लोगों का मोटिव, अगर आप लोगों का भला करना है तो वहाँ पे सर्विसेज उतनी बढ़िया नहीं होती है। कहीं कहीं यहाँ पे मान के चलना है ना, जैसे पब्लिक पार्क है, वो क्या है आपके लिए, उन्होंने जिसने भी ओपन किया पब्लिक पार्क है, तो वो क्या है, या हम लोगों ने एक प्राइवेट पार्क बनाया लोगों के लिए, वहां पे हम लोग भी आते हैं, मेंबर्स भी आते हैं, और लोग भी आते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं था। अच्छे अच्छे पेड़ लगाए, सबको अच्छी हवा मिले, है ना, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिले, बूढ़े बड़े बूढ़ों को वहां पे प्राणायाम योगा करने के लिए जगह मिले। तो ये सब हमने क्या किया, ये सब वर्किंग किया, प्रॉफिट मोटिव नहीं था। बट हाँ, अब लोगों ने कॉन्ट्री किया, वहां पर आते थे लोग, मैंने बॉक्स रख रखा था वहां पे, कोई 10 रुपए डाला, कोई 100 रुपए डाला, कोई 2000 का नोट भी डाला, है ना। सर 500 का नोट से ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने स्कैनर लगा रखा था वहां पे, लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया, सब हुआ, मेरे पास खूब सारा पैसा आया, ठीक है ना, तो सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी नहीं पैसा आया तो डेफिसिट भी हो सकता है, खर्चा तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। तो स्पोर्ट्स क्लब हम उनकी बात नहीं कर रहे जो प्रॉफिट मेकिंग है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिनका मोटिव क्या है, सोसाइटी के वेलफेयर का है। ठीक है, चलो देखो, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर फंड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ एंट्रेंस फीस। मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले तो क्या कर रहा हूँ, मेरा एक रूल है कि भाई तुमको मेंबर बनना है, मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है, मैंने मेंबर तुमको बनाया, तुमने किसी और को बताया तो तुमने उसको और मेंबर लेकर आए, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सब लोगों से, जैसे ही तुम लोग आओगे एंट्रेंस फीस चार्ज किया जाता है। अच्छा, तुम इस क्लब के मेंबर बनना चाहते हो, तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है जी, एंट्रेंस फीस आपको लगेगा कितना, सिर्फ 5,000 रुपए एंट्रेंस फीस है। आप आओ और 5,000 रुपए दो और अब आप इस क्लब के मेंबर हो। लाइफ मेंबरशिप फीस,
लाइफ टाइम अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो उसका भी फीस रहेगा, 50,000 हम आपसे चार्ज करेंगे, वन टाइम फीस है। अब आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर बन जाओगे, ठीक है, ओके। वरना मेंबरशिप फीस क्या होती है, हर साल रिन्यू होती जाएगी। अच्छा, एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन, अब मेंबर बने हो तो क्या करोगे, ये तो वन टाइम आपने दे दिया, उसके बाद आप हर बार एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर बार मैं बोल रहा हूँ कि आपसे 1,000 रुपए महीना मतलब 12,000 रुपए साल भर का ले लिया जाएगा, दैट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन। हर साल के खर्चे को मेंटेन करने के लिए वो, ये पैसा तो क्या होता है, कोई बड़ा खर्चा आ जाए उसको इनकर करने के लिए हम लोग लेते हैं, आपसे कलेक्ट करते हैं। ये साल भर का जो रूटीन का खर्चा होता है हम उसके लिए आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कोई डोनेट कर गया, डोनेशन मतलब मेंबर्स के अलावा, नहीं जी मेरे को मेंबर नहीं बनना, डोनेट कर रहा हूँ। या फिर सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा मैं 12,000 नहीं, आपकी सब्सक्रिप्शन फीस 12,000 है, ठीक है, मैं आपको ना 1,00,000 रुपए और दूंगा, हर साल 1,00,000 रुपए और दूंगा, डोनेट करूंगा, तो डोनेशन फॉर्म में भी पैसा आता है। ग्रांट वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह से कोई ग्रांट वगैरह मिल गया तो ग्रांट हो गया। लेगेसीज हो गया, कोई बोल रहा है कि देखो जी, एक बूढ़ा आदमी आता था पार्क में, तो वो आते थे तो उन्होंने क्या कहा कि देखो बेटा, मैं भी वहां आता था, तो अच्छी जान पहचान हो गई, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे देखो आगे पीछे कोई है नहीं, तो एक काम करना, तुमने इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे जाने के बाद मेरा ख्याल तुम रख लो, और मेरे जाने के बाद क्या करना, तुम ही मेरी प्रॉपर्टी रख लेना और इन्हीं सब काम में, सोसाइटी वर्क में तुम यूज कर लेना। तो ये क्या हो रहा है, बंदे ने कहा मेरे मरने के बाद क्या कर लेना, आप अपने, मेरा प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम कर जाऊंगा, इस ट्रस्ट के नाम कर जाऊंगा, अब आप क्या करना, उसको यूज कर लेना, दैट इज लेगेसीज, ठीक है। चलिए, द अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल फॉलोड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन, कहा कि इनका अकाउंटिंग होता नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है, given the nature of these institutions there are certain item of revenue and expenses that need special understanding so that accounting treatment could be correctly decided। हम इनके बारे में समझना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस वन टाइम है, लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम है, एनुअल सब्सक्रिप्शन हर साल मिलता है, डोनेशन किस पर्पज के लिए मिल रहा है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है, आखिर किस पर्पज के लिए डोनेशन डोनेशन मिल रहा है, अकाउंटिंग भी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, फिर ग्रांट वगैरह, लेगेसीज वगैरह, इन सब का अकाउंटिंग क्या होगा, वन बाय वन, तो हम जानते हैं। चलो यहां पर आते हैं, एंट्रेंस फीस, भैया एंट्रेंस फीस, एडमिट फीस, ठीक है, वन टाइम लगेगा, बिल्कुल, एडमिट फीस, एंट्रेंस फीस आपको क्या लगेगा, वन टाइम पे करना पड़ेगा। दीज आर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप आएंगे तब हम आपसे वो पैसा कलेक्ट कर लेंगे, वन टाइम, वन टाइम फीस है, बिल्कुल वन टाइम फीस है। मतलब सर ये तो नॉन रैकरिंग हुआ ना, ये कमाई तो अपनी नॉन रैकरिंग हुई, बार बार हम आपसे थोड़ा ना लेंगे एक ही मेंबर से, नहीं, बार बार तो नहीं लेंगे, तो ये क्या है, वन टाइम फीस है, एक ही मेंबर से तो बार बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ अलग अलग मेंबर जुड़ते जाएंगे तो हमारे पास ये पैसा आता जाता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, हम लोग, हम ऑर्गेनाइजेशन वाले, हम इसको क्या माने, क्या करें, पीएनडल, मतलब पीएनडल की जगह क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो हम लोगों के जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बनता था ना, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और पीएनडल, राइट, ट्रेडिंग और पीएनडल, यहां पर क्या क्या हो गया, यहां पर अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं ना, यहां पर अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने होते हैं, तो देखो क्या क्या होंगे, सबसे पहले उसको बनाना होता है ना रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा आया, जितना भी पैसा गया, वो उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है ना। तो सर वो तो हम कैश बुक बनाते हैं ना, बिल्कुल कैश बुक बनाते हो, लेकिन कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में डेट वाइज एंट्री होता है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है, भैया आज जो डेट है, आज के ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड होंगे, कल जो डेट आएगा कल के ट्रांजेक्शन कल रिकॉर्ड होंगे, तो सर ये क्या होता है, ये ईयर एंड पे बनाया जाता है, और दिस वन इज समरी, ये ईयर एंड पे बनाया जाता है, और दिस वन इज समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जितना भी डोनेशन रिसीव है, उसका टोटल अमाउंट है ना, उसका टोटल अमाउंट हम रिसिट में दिखाते हैं कि भैया रिसिट साइड में दिखाएंगे टू डोनेशन, साल भर में जितना मिला, टू सब्सक्रिप्शन, साल भर में जितना मिला, ठीक है ना, और पेमेंट साइड में दिखाएंगे बाय,
ठीक है, जितना भी हमने खर्चा किया पूरे साल भर में, ठीक है ना, पूरे साल भर में जो जो एक्सपेंस हुए हैं वो उनका टोटल, ठीक है, एक बार में लिख दिया जाएगा। तो डेट वाइज नहीं बनता, ईयर एंड पे उनका समरी होता है। फिर और क्या बनाएंगे सर, और हम बनाते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। P&L की जगह क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। पढ़ रखा है तुमने बचपन में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस बताता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और क्या पता करते हैं सर, ये क्यों बनाया जाता है, ऑब्वियसली टू रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। और अच्छा, कौन सी इनकम कौन से एक्सपेंसेस, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके सर, एंड टू फाइंड आउट, इसे पता क्या किया जाता है, टू फाइंड आउट सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। सर ये सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, मैंने कहा अगर इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, अगर आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हम उसको सरप्लस बोलेंगे, और इसका ऑपोजिट, अगर एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा है इनकम से तो हम उसको डेफिसिट बोलेंगे। ओके, और तीसरा क्या बनेगा सर, इसको कैसे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, सेम वैसा जैसा P&L बनता है, कोई फर्क नहीं, जैसा P&L, इसको P&L बनाना आता है मतलब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, इसीलिए तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बैलेंस शीट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट एज यूजुअल, ठीक है ना, क्यों बनाई जाती है, वही टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन, टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन। इनकी भी तो कुछ एसेट्स हो सकती हैं, इनकी भी तो कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं सर, ठीक है ना। तो सिंपल बैलेंस शीट, नॉर्मल वही लाइबिलिटीज और एसेट्स वाला फॉर्मेट, वही हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट बनेगा, तो सिंपल है। अब वन बाय वन बात करते हैं हर एक आइटम की, स्पेशल आइटम की एंट्रेंस फीस, तो वो वन टाइम था, एडमिशन के टाइम था, मैं तुमको क्यों बताया, सुनना, कौन सा, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट पहले क्यों बताया। अब इसका ट्रीटमेंट जानना चाह रहे हैं तो किधर आएगा सर, एंट्रेंस फीस है, मिलेगा, मिलेगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में आएगा, बिल्कुल सर रिसिप्ट साइड में आएगा, टू एंट्रेंस फीस। और अब इसको क्या किया जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम माना जाए या बैलेंस शीट में लेकर आ जाए। सर ये बोल रहा है नॉन रेकरिंग है, वन टाइम है, उस हिसाब से तो रिसिप्ट के बाद ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए डायरेक्ट। क्या करें, देयर इज अ व्यू दैट एडिशन ऑफ मेंबर इज ऑनगोइंग एक्टिविटी। देखो, एक तो क्या बोला, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड डायरेक्टली टेकन इनटू बैलेंस शीट। तो कहा रिसिप्ट आया, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ले जाके उसको डायरेक्ट किधर लेके जाओ, बैलेंस शीट में दिखाओ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दो एंट्रेंस फीस, जैसे कैपिटल होता है ना कैपिटल, वैसे ही दिखा दोगे एंट्रेंस फीस, कैपिटल में ऐड करके भी दिखा सकते हो, कैपिटल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो। तो कैपिटल रिसिट है, कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दो कि भैया इससे आपकी कैपिटल बढ़ गई है, पैसा आया एंट्रेंस फीस का और इससे आपकी कैपिटल बढ़ गई। प्रॉफिट में नहीं लेके जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाओगे, अगर आप ये मानते हो कि भैया नॉन रेकरिंग नेचर है वगैरह वगैरह, जो कि हम जनरली ऐसा मानते हैं। लेकिन एक और व्यू है कि भैया ये जो मेंबर है वो तो हर बार जुड़ते आते हैं, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है ना, जिनके कोई 20 कॉल आते होंगे, मैं क्या करता हूँ 20 क्लासेस भेजता हूँ, सबको क्या कहता हूँ कि भैया इस सोसाइटी का, इस वेलफेयर सोसाइटी का, वेलफेयर ट्रस्ट का अब मेंबर बनो। 20 में से ये मान लो 12 लोग तो बन ही जाते होंगे, 8 लोग नहीं बनते, कहते हैं भाई CMA बनने के बाद बनेंगे ना, हमारे पास पैसा आने दो वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ठीक है, जो भी है, तो वो बाद में बनते हैं। लेकिन मेरे पास डेली बेसिस पे मेंबर्स ऐड होते हैं। अब मेंबर्स ऐड होते हैं तो फिर सर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका वन टाइम फीस है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास तो ये रूटीन बेसिस पे पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो क्या करें, तो हर साल क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल रहा है सर, ये एंट्रेंस फीस मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ डेली बेसिस पे मिल रहा है। सो इट मे बी टेकन एज नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट, तो आप उसको रिसिप्ट में दिखा के फिर इनकम में भी दिखा सकते हैं। रिसिप्ट में दिखाया, रिसिप्ट में तो जाएगा जाएगा, पैसा आया। अब सोच ये रहे हैं कि बैलेंस शीट में डायरेक्ट लेकर जाएं या इनकम मान लिया जाए, तो दोनों व्यूज हैं,
इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला लिख के देगा, नहीं बोलेगा ना, ये इसी के आगे लगा, इट मे बी टेकन एज नॉर्मल रेवेन्यू। क्वेश्चन वाला अगर बोलता है कि इतना परसेंटेज आपको रेवेन्यू मानना है तो रेवेन्यू मानेंगे, अदरवाइज हम लोग तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे सर, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना कैपिटल रिसिट को देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, कैपिटल रिसिट को दिया जाएगा। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दिया जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा और बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बोलता है कि भैया इसका कुछ पोर्शन आपको क्या करना है, रेवेन्यू कंसिडर करना है, तो ठीक है, मान लो मेरे को 1 लाख रुपया मिला, तो रिसिट एंड पेमेंट में तो पूरा 1 लाख दिखाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन वाला बोलते हैं कि इसका 40% रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो इसका मतलब 1 लाख का 40% तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मानूंगा और 60% बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। क्लियर है वाली चीज? हाँ सर क्लियर है, डन। अच्छा जी, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या, रिसिट में तो पूरा दिखा दोगे, पूरा 1 लाख दिखा दोगे रिसिट एंड पेमेंट में? हाँ दिखा देंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो क्वेश्चन वाला जितना बोलेगा कि भैया इसका इतना पोर्शन रेवेन्यू कंसिडर करना, 40% रेवेन्यू, तो मैंने 40,000 क्या दिखा दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज यूजुअल बनेगा, तो बैलेंस शीट में वही लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में दिखा दूंगा, एंट्रेंस फीस ऐड करके अलग से भी दिखा सकता हूं। ठीक है, चलिए कितना, 60,000। ओके आगे बढ़ते, नेक्स्ट। फिर क्या होगा सर, नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। डोनेशन का क्या होता है, डोनेशन किस पर्पस के लिए मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो आपको क्या करना होगा, एक स्पेशल फंड तैयार करना होगा, जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड एटसेट्रा। एनी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड एंड एनी इनकम विल बी एडेड टू स्पेशल फंड। ओके, मतलब क्या होगा, कोई भी खर्चा अगर आप इस फंड से करते हो, इस फंड में से माइनस हो जाएगा, कोई भी इनकम अगर रिसीव होती है तो इसी फंड में ऐड हो जाएगी। मतलब सर मान लो आपको क्या हुआ हो सर, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला है, स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, ठीक है जी, मंदिर बनाने के लिए डोनेशन मिला, ठीक है ना, जैसा भी है ना, मस्जिद बनाने के लिए डोनेशन मिला, जो भी, ओके, या जो भी रिलीजियस आपका इंस्टीट्यूशन है वो बनाने, मतलब कोई जगह प्लेस है जहां पर आप जाके पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना, नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसा भी है, सबका अपना अपना है, तो जो भी है आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको चंदा मिला, मतलब पैसा मिला, डोनेशन मिला, अब क्या करें, तो सर वो तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे सर, मान लो सिंपल, मुझे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला है, ठीक है, गरीबों के लिए हम क्या करेंगे, रहने के लिए आशियाना बनाएंगे, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे पैसा मिला, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको एक के लिए एक स्पेशल फंड बनाना है। मतलब बैलेंस शीट में एक तो होता है कैपिटल फंड, दैट इज जनरल फंड, एक तो होता है कैपिटल फंड, दैट इज जनरल फंड, एक होता है स्पेसिफिक फंड, एक होता है स्पेसिफिक फंड। जैसे बिल्डिंग के लिए पैसा मिला ना, तो मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग फंड प्रिपेयर करूंगा, मेरे पास पैसा आया, ये लो जी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, ठीक है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए आए, तो मैंने क्या किया, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड कर दिया 10 करोड़। इससे बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड इंक्रीज हो गया और फिर एसेट में कैश दिखा दिया, ठीक है। जब तक यूज नहीं करता, ठीक है ना, जब तक यूज नहीं करता, हो सकता है कि मैं इस कैश को कैश में ना रखूं, कहीं इन्वेस्ट कर दूं, कहीं मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो एंट्री क्या होगा सर, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू या टू बैंक, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो कैश किस में कन्वर्ट हो गया है सर, कैश कन्वर्ट हो गया बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। अब क्या होगा, अब इन फ्यूचर मान लो इस इन्वेस्टमेंट पे इनकम रिसीव होती है, इस इन्वेस्टमेंट पे इनकम रिसीव होती है, ठीक है ना, इनकम एक्यूमुलेट हो रही है, इस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है, वो भी मेरा इन्वेस्ट होता जा रहा है,
तो हम क्या कर जाएंगे, इनकम इंक्रीज हो रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मेरा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इनकम में क्या होता जाएगा, या तो आप कैश में दिखाओ या वापस इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना। सर इनकम मिल रहा है तो कैश आएगा ना, कैश को वापस इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और साथ ही साथ तुमको क्या करना है, उस इनकम से, सर वो तो बिल्डिंग बनाने के लिए मिला था ना, टेम्परेरीली हमने इन्वेस्ट किया तो उससे इनकम हुआ, तो इनकम को क्या करोगे आप बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे। इनकम को क्या करोगे, बिल्डिंग फंड में ही ऐड करना। अच्छा, बिल्डिंग फंड के इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम मिला तो हमें उसे बिल्डिंग फंड में ही ऐड करना है, बिल्कुल उसे बिल्डिंग फंड में ही ऐड करना होगा। अच्छा, ऐसे ही क्या होगा, जब कभी आप एक्सपेंस करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, तो क्या करोगे, सर उस केस में ना हम हमारे इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बेचोगे। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कैश में कन्वर्ट होगा। मामला इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फिर उस पैसे से क्या करोगे, बिल्डिंग खरीदेंगे सर, बिल्डिंग बनाएंगे सर, तो बिल्डिंग बन जाएगा तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग जब बन जाएगा तो आप क्या करोगे, सर वो कैश से हमने बिल्डिंग बनाया, तो अभी कैश की जगह क्या आएगा, मान लो पूरा पर्पज सॉल्व हो गया, डन, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, तो बिल्डिंग हो गया 10 करोड़। इनकम को एक बार हटा देते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग था 10 करोड़ का, हमने बना दिया, ठीक है। चलो इनकम मिली 1 करोड़ की, चलो वो भी कर लो, ये इनकम 1 करोड़ का, इससे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, इधर बिल्डिंग फंड का वैल्यू बढ़ गया। अब उस इन्वेस्टमेंट को मैंने बेचा, 11 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मैंने बेचा, 11 करोड़ मेरे पास आ गए थे और उस 11 करोड़ से मैंने बिल्डिंग बना दिया। ये लो जी, अब मेरी बिल्डिंग 11 करोड़ की है। अब मेरी बिल्डिंग कितने की है, 11 करोड़ की है। तो अब क्या करोगे, बिल्डिंग बन गई, बिल्कुल बन गई, तो अभी भी क्या तुम इसे बिल्डिंग फंड में ही मेंटेन करोगे, 11 करोड़। अभी भी तुम बिल्डिंग फंड दिखाओगे, मैं कहा अब कहेगा बिल्डिंग फंड, वो तो मैंने यूटिलाइज कर लिया ना बिल्डिंग बनाने में। बिल्कुल, जैसे जैसे तुम क्या करते हो, यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है ना। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बिल्डिंग शो होने लग जाएगा, अब आपको इसको बिल्डिंग रखने का जरूरत नहीं है, उतना अमाउंट आप क्या कर दोगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। तो आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, याद रखिए क्या, बिल्डिंग फंड इज अ स्पेसिफिक फंड। एक पर्पस के लिए हमने बैलेंस शीट में जब तक रहता है हमको पता रहता है, अच्छा ये इस पैसे से हमको क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। अब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, तैयार हो गई है तो इधर बिल्डिंग शो होने लग गया ना, तो अब ये बिल्डिंग फंड नहीं, अब ये आपकी जनरल कैपिटल बन गई है, तो ये आपका कैपिटल फंड कहलाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर करके क्या कर देना, एक बुकिश एंट्री है, केवल बुक एंट्री है, इसमें यहाँ कोई फ्लो नहीं हो रहा है पैसे का, तो बिल्डिंग फंड से उठा के किधर ट्रांसफर करना, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना, ये उसकी पूरी प्रोसेस है। तो सुनना, वापस बोल रहा हूं, अगर डोनेशन आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिसीव होता है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ स्पेशल फंड। मैंने भी बनाया, मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, मैंने एक स्पेशल फंड तैयार कर दिया। उसके बाद कोई भी खर्चा होगा तो इस फंड से माइनस कर देना, कोई भी इनकम होती है तो इस फंड में ऐड कर देना, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये सर खर्चा तो आपने इसमें से माइनस किए नहीं किया, मैंने कहा खर्चा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था, यहाँ पे एसेट, आगे चल के बताऊंगा एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, तो बिल्डिंग फंड में से डेबिट ना करके मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, बिल्डिंग क्रिएट, बाकी मैंने बिल्डिंग फंड से माइनस करके कैपिटल फंड बनने डालते जाओ। अगर थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग तैयार होते जाए, जैसे 11 करोड़ में से 2 करोड़ की बिल्डिंग, मतलब मेरे को 11, मुझे मान लो हर 1 करोड़ की एक मंजिल, एक विंग था, एक अपार्टमेंट एक पूरा था, एक बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, मुझे टोटल 11 बिल्डिंग बनानी थी। तो 1 करोड़ एक काम हो गया ना, 2 काम हो गया, तो जितना जितना काम होता जाए उतना उतना भी आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते, मतलब बिल्डिंग फंड में से उतना उतना अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। बड़ा सिंपल है, सुनना, पैसा आया, स्पेशल फंड बनाया, जैसे ही काम होता जाए फंड से पैसा निकलता जाएगा ना, उतना उतना स्पेसिफिक फंड को अपने को कम करना है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात ना करके स्पोर्ट्स फंड बताऊं, स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड में क्या होगा, अगेन पैसा आएगा, ये कैश, और हमने इधर बना दिया स्पोर्ट्स फंड। तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मैंने क्या किया, फंड तैयार किया, बिल्कुल। अब टेम्परेरीली मान लो मैंने इसको इन्वेस्ट किया, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। या मान लो मैंने, है ना, टेम्परेरीली कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ कैश में रख लिया, चलो ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी सारा मैं इन्वेस्ट करूं, नहीं जरूरी नहीं है सर सारा इन्वेस्ट करूं, कुछ पैसा कैश में रह गया, कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नाम दे दिया, ठीक है।
स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नाम दे दिया, ठीक है, चल रहा है अभी तक स्पोर्ट्स फंड चल रहा है। क्यों? भैया ये फंड पैसा मिला हुआ है, मुझे स्पोर्ट्स में खर्चा करना है। अब क्या होगा इन फ्यूचर, इन फ्यूचर जब भी कोई कमाई आएगी, ठीक है ना, जब भी कोई कमाई आएगी इस फंड में, मतलब इन्वेस्टमेंट से कोई कमाई होगी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी, तो ऐड कर देना, ओके, इससे आपका कैश भी बढ़ जाएगा। अगर आपका कोई खर्चा होता है स्पोर्ट्स के लिए, आपने क्या किया, प्लेयर्स को बुलाया, ऑर्गेनाइज करवाए, खर्चा किया, उनको बैट दिया, बॉल दिया, बैडमिंटन के लिए लेकर आए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी था, ठीक है, सबके लिए खर्चा किया आपने, ग्राउंड बुक किया वगैरह, ठीक है ना, लोगों को रखा, उनको पैसा दिया, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, जो भी खर्चे किए, इनमें से कोई भी एक भी खर्चा आपके लिए कोई एसेट जनरेट नहीं कर रहा था, कोई भी खर्चा आपका एसेट जनरेट नहीं कर रहा था, तो सिंपली क्या करना, स्पोर्ट्स फंड में से खर्चा हो गया ना, माइनस करना, कैपिटल फंड में ट्रांसफर नहीं करना इस बार। क्यों? क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। एसेट होता है तो कैपिटल मेंटेन होगा, एसेट होता है तो कैपिटल मेंटेन होता है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। कैपिटल कैसे बनता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। जब एसेट ही क्रिएट नहीं हुआ तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ना, तो सिंपली क्या करना होता है, फंड में से माइनस कर देना होता है, और इधर कैश में से माइनस हो जाएगा, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपली क्या करना तुम लोग, यहाँ पे खर्चों में से, कैश में से भी माइनस हो जाएगा, और स्पोर्ट्स फंड में से भी माइनस हो जाएगा। फिर कैपिटल फंड में ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल फंड में ट्रांसफर ही कब होता है, जब तुमको इधर दिखाने के लिए एसेट है, तुमने फंड जिस पर्पज के लिए मिला था एसेट बनाने के लिए, वो एसेट बन के तैयार है, तो अब स्पेसिफिक फंड से ट्रांसफर करके तुम कैपिटल फंड में पैसा शो कर देना। ये सिर्फ बुक एंट्री है, नहीं भी करता है तो भी चलता है ना, चलता है, बट ज्यादा बेटर कौन सा होता है, अब वो स्पेसिफिक फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो स्पेसिफिक फंड नहीं रहेगा, अब वो क्या रहेगा, जनरल फंड बन जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एसेट क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बस नॉर्मल इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गया, और अब हम क्या करते जा रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, खर्चा करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जितना खर्चा होता जाएगा उतना स्पोर्ट्स फंड कम होता जाएगा, और इधर कैश कम होता जाएगा। सिंपल, समझ में आया क्या? बड़ा सिंपल सा है। अकाउंटिंग है, स्पेशल अकाउंटिंग है। एक बार मैंने यहाँ पे बता दी, एक बार वापस कब बता दूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। चलिए, डन है क्या? हाँ सर डन है। तो सर हम क्या करें, डोनेशन मिला है तो हम क्या करें सर, किधर दिखाएं? मैंने कहा देखो, रिसिप्ट और पेमेंट में तो आएगा, रिसिप्ट में टू डोनेशन, इनकम में लेके जाएं कि बैलेंस शीट में लेके जाएं। मैंने कहा देखो, अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेके जाना, एक स्पेशल फंड क्रिएट करना, बिल्डिंग के लिए मिला है बिल्डिंग फंड, और स्पोर्ट्स के लिए मिला है स्पोर्ट्स फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला हो तो प्राइज फंड तैयार कर लेना। इस तरीके से स्पेसिफिक फंड तैयार होगा। ओके सर, मतलब सिंपली आपको स्पेशल फंड तैयार करना है, किधर, बैलेंस शीट में जाएगा। रिसिप्ट में तो जाएगा, पैसा आया तो रिसिप्ट में तो जाएगा ही जाएगा, पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट, सिंपल, ये तो होना ही होना है। अभी क्वेश्चन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट, इतना सही तो गेम है। चलिए आगे देखो। नाउ इफ देयर इज बायलॉ और रूल्स, कोई रूल्स वगैरह बना हुआ है कि भैया इस पैसे को इधर ट्रांसफर करना है, तो क्वेश्चन मतलब एज पर क्वेश्चन, एज पर रूल्स, मतलब हमारे रूल्स के हैं, क्वेश्चन भाई बोलेगा ऐसा करना तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। रिसिप्ट में तो जाएगा जाएगा, फिर इनकम में लेके जाना है या बैलेंस शीट में लेके जाना है वो भाई बोलेगा, ठीक है। नॉन रेकरिंग नेचर, क्वेश्चन वाला बोल देगी या नॉन रेकरिंग नेचर का डोनेशन है, कभी कभार आता है, तो क्या होगा, वन टाइम है वगैरह वगैरह, तो क्या करना, सिंपली कैपिटल फंड में ऐड करना है। स्पेसिफिक फंड के लिए नहीं मिला, स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं मिला है, बट मिला है, वन टाइम है, नॉन रेकरिंग नेचर है, तो आप इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, इनकम में नहीं लेके जाएंगे। नॉन रेकरिंग है ना, कैपिटल फंड में ऐड करना। और सर बोले रेकरिंग नेचर आता रहता है, कोई भी आता है 10-20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए डाल के चला जाता है, तो ये रेकरिंग नेचर, ये फ्रिक्वेंट बेसिस पर आपका आता है। या जैसे कि है ना, मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, जब भी जाता हूँ 2-5-7 जगह, वहां पे क्या कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहता हूँ। लोग मुझे ना सेठ जी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सेठ जी बोलते हैं, ठीक है ना। सेठ जी आएंगे, डोनेट करके चले जाएंगे, उनको पता है कि मैं बार बार आऊंगा, बार बार पैसा दूंगा, रैकरिंग नेचर का है। तो मेरे पैसे को वो कैपिटल में नहीं लेके जाते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मान लेते हैं, और उससे खर्चे वर्चे कर लेते हैं। क्या करते हैं, इनकम मान लेते हैं, रैकरिंग नेचर है। भाई साहब आएंगे और पैसा देके चले जाते हैं, देखो सेठ जी आते हैं बार बार और पैसा देके चले जाते हैं, बहुत बढ़िया सेठ है ना, बहुत बढ़िया सेठ है, ऐसा बोलते हैं। चलो कोई ना,
समझ में आया? हाँ सर, खुद को सेठ जी बना रहे हो, ठीक है ना, अच्छा फील होता है, ठीक है, जो काम करने से अच्छा फील हो वो काम करना चाहिए। मेरे के साथ साथ दूसरों को भी तो अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। समझ में आया क्या? स्पेशल पर्पज के लिए मिला, स्पेसिफिक फंड में डालना, किधर, बैलेंस शीट में, है ना, और बायलॉज के अकॉर्डिंग कुछ लिखा हुआ हो तो वैसा ट्रीटमेंट कर लेंगे। नॉन रेकरिंग नेचर हो, बैलेंस शीट में लेके जाना कैपिटल फंड में, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक फंड तो है नहीं, तो कैपिटल फंड में लेके जाना। रेकरिंग नेचर है तो सिंपल क्या करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखा देना, और क्योंकि डोनेशन मिला है तो रिसिप्ट में तो आएगा ही आएगा। चलिए, समझ में आया क्या? बिल्कुल। आगे देखते हैं लेगेसी। लेगेसी में क्या है सर, मैनी टाइम्स ट्रस्ट, मैंने बोला ना मेरे मरने के बाद वो आते थे ना बड़े बुजुर्ग से इंसान, उन्होंने कहा देखो मेरे पीछे कोई नहीं है, एक काम करना, मैं अपने बिल में लिख जाता हूँ, मेरे बाद में वो पैसा तुम्हारा, ठीक है, तो वन टाइम ट्रांसफर होगा। क्या करना उसको, कैपिटल, उन्होंने स्पेसिफिकली, मैंने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस पैसे को कहीं हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्च करें, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू जिधर खर्चा करेगा कर लेना, तेरी इच्छा है। तो स्पेसिफिक उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो सिंपली उस लेगेसी के अमाउंट को मैं क्या करूंगा, कैपिटल फंड में, वन टाइम है ना तो बैलेंस शीट में ले जाऊंगा, इनकम में नहीं दिखाना मेरे को, इनकम एंड एक्सपेंस रेगुलर जोड़ना है, रेगुलर है, रैकरिंग है, कुछ भी बोल दो, रूटीन बेसिस पे मिलता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना ना, रेवेन्यू नेचर का हो तो। बट ये तो वन टाइम है, कैपिटल फंड में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ओके। एंडोमेंट, एंडोमेंट मतलब तुमने कहा कि पैसा तो दे रहा हूँ सर, डोनेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन ना मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे खर्च करना। तुमने कहा देखो मैंने पढ़ लिया, मैंने सीएमए बन लिया, बन गया, आपने अच्छा पढ़ाया सर, अब मैं एक काम करना चाहता हूँ सर, आप क्या करो, आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, आप क्या करो, जो भी जरूरतमंद सीएमए करने के लिए आए या कोई और कोर्स करने के लिए आए, आप उसके लिए मुझसे बात कर लेना, मेरी बात करवा देना। अगर कोई नीडी पर्सन होगा तो यस मैं मेरा पैसा उस पर्पज के लिए खर्च कर लेना। तो एंडोमेंट फंड ऐसा फंड बनता गया। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि ठीक है सर, नीडी पर्सन है, गरीब आए, तो उसके लिए आप पैसा यूज कर लेना। तो यहाँ पे डोनेशन कैसे मिल रहा है, एंडोमेंट टू बी यूज इन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डोनर। इस महीने आप इतना खर्च, या फिर आपने बोल दिया कि देखो कुछ तो आप इस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ले लेना, जो नीडी पर स्टूडेंट्स हो उनके लिए, कुछ एवं ही है ना, जाना और गरीबों में बांट देना वगैरह वगैरह, कोटा बना है। तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा यूज करूंगा। इसका मतलब क्या करें, इसको क्या करेंगे, इनकम मानूंगा नहीं, आप जब बोलोगे तब यूज करूंगा ना, सिंपल कैपिटल एसेट मानूंगा, आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे मैं वैसे वैसे यूज करता जाऊंगा, इसको करंट ईयर में इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया एक तरीके से, आप जैसा बोलोगे जब बोलोगे वो यूज करूंगा, वरना नहीं यूज करूंगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके, तो एंडोमेंट को भी किधर दिखाना सर, रिसिप्ट में तो जाएगा ही जाएगा, मिलेगा तो बाद में बैलेंस शीट में दिखाना। लाइफ मेंबरशिप फीस, ऑब्वियसली रिसिप्ट में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में तो जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं एनपीओ, इसमें इनकम वाले आइटम ही जो है ना वो स्पेशल है, एक्सपेंसेस वाले आइटम तो नॉर्मल एक्सपेंसेस जैसे ही है। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसका क्या करोगे सर, लाइफ मेंबरशिप मिलेगा तो ऑब्वियसली रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जाएगा, रिसिप्ट में तो जाएगा, फिर क्या करोगे, इट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड रिसिप्ट इन द बैलेंस शीट। सर डेफर्ड, आपने तुमको सिखाया था ना कि डेफर्ड होता ही नहीं है, इसको ट्रीट करना होता है रेवेन्यू, हाँ नॉर्मल केस में यस, लेकिन यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट यही रखा गया है, गलत हो या जो भी सही हो, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनपीओ के केस में लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब एक लिमिट है कि भैया जैसे 20 साल, लाइफ मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि होल टाइम, 20 साल के लिए बोलते लाइफ मेंबरशिप है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 20 साल तक रहेगा, 20 साल बाद आपको फिर से देना पड़ेगा। ओके, तो अब मैंने क्या किया, इसको माना डेफर्ड रिसिप्ट। क्या माना, डेफर्ड रिसिप्ट। सर डेफर्ड मतलब, डेफर्ड तो ये होता है ना, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हमको क्या करना है, रेवेन्यू ट्रीट करना है। तो डेफर्ड है तो डेफर्ड में जाओगे तो किधर दिखाओगे, डेफर्ड मानते हुए आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाना, बैलेंस शीट में दिखाना कि भाई आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिला, लाइफ मेंबरशिप फीस मिला, ठीक है जी, बैलेंस शीट में दिखा देंगे कितना मिला, मान लो 5 लाख मिला, 5 लाख मिला, ठीक है, करंट ईयर में अपने को 5 लाख मिला। अब क्या करना होगा, हर साल एवरी ईयर अ स्पेसिफिक अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो कितना ईयर्स के लिए है सर, 20 साल के लिए।
कहने को लाइफ टाइम है, बट एक्चुअली इसका बेनिफिट आपको 20 साल के लिए मिलेगा। 20 साल बाद आप वापस क्या करवा लेंगे, इसको पे करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, इस 5 लाख को क्या करना है, 20 साल में अलोकेट करना है। 5 लाख को क्या करना है, 20 साल में अलोकेट करना है। कितना होगा, 25,000 रुपए हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो हर साल हम क्या मानते जाएंगे, इसमें से एक पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शिफ्ट करते जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, करंट ईयर में मैंने 25,000 ट्रांसफर कर दिए, अगले साल फिर 25, फिर 25, फिर 25,000, ऐसा करके 20 साल में ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, साल के एंड में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 25,000 कम कर दूंगा, किधर, क्यों, क्योंकि मैंने इसका एक पोर्शन क्या किया है, इनकम कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले 5 लाख शो हो रहा था, अभी इस 5 लाख में से मैंने 25,000 क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू मानूंगा, तो 5 लाख लिखे, अब थोड़ा थोड़ा करके हर साल रेवेन्यू मान रहा हूं, तो जितना मैं रेवेन्यू मान रहा हूं इधर लिखूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या फाइंड आउट होता है, सरप्लस फाइंड आउट होता है। और सरप्लस किधर जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा, तो अपने को लाइफ मेंबरशिप फीस से हटा के उसको जनरल कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना है, यही प्रोसेस है। तो जब भी लाइफ मेंबरशिप फीस मिला आपको, आप क्या करोगे, ये यहां से हटा के यहां कर देता हूं, चलो अलग से लिख देता हूं, यहां से बता देता हूं। जैसे ही आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिला, आपने सबसे पहले बैलेंस शीट में दिखा दिया, मान लो इस साल के एंड में मिला, मान लो इस साल के एंड में मिला, तो एंड में मिला तो बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, कितना मिला, 5 लाख। ठीक है, दिखा दिया 5 लाख। फिर क्या करोगे, अगले साल, ठीक है ना, अगले साल हमने कुछ लोगों को लेकर चालू किया, 50 लोगों को लेकर चालू किया, और हमने कहा अब और नहीं, और मेंबर नहीं जोड़ेंगे, बस इतना ही जोड़ेंगे। अगले साल क्या किया, अगले साल जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, मैंने कहा अच्छा, और ये फीस भी कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम हर साल कुछ अमाउंट इसका क्या करेंगे, इनकम में ट्रांसफर करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट है ना, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू मानेंगे। तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस कितना, सर 5 लाख को मुझे क्या करना है, अब 20 साल के लिए बोला ना, तो 20 साल में अलोकेट कर दूंगा, कितना, 25,000 मैंने अलोकेट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एंड का बनाया, ये मैंने करंट ईयर में थोड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर दिया, और करंट ईयर का बैलेंस शीट बना देता हूं, करंट ईयर का बैलेंस शीट बना देता हूं। करंट ईयर में बैलेंस शीट में क्या होगा, सर करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस कितना आएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस कितना आएगा, सर करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसा है, 5 लाख था पिछली बार, उसमें से 25,000 हम क्या कर चुके हैं, इनकम ट्रीट कर चुके हैं, तो अभी कितना आएगा, 475। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर ये क्या हुआ, ये बैठे बैठे कहीं खर्चा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमारी बैलेंस शीट में कम हो गया वैल्यू, लायबिलिटी साइड में फंड कम हो गया, पैसा आया हुआ कम हो गया, खर्च भी नहीं हुआ और कम हो गया, खर्च भी नहीं हुआ और कम हो गया। मैंने कहा खर्च नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, देखो इनकम में गया ना, इसका ट्रीटमेंट समझना, इधर दिखाओगे ना तो अपने आप क्या आएगा, इधर सरप्लस में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और ये सरप्लस किधर ट्रांसफर हो जाता है, सरप्लस ट्रांसफर टू, जैसे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, वैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ओके जी, तो कैपिटल फंड में जाएगा तो इधर कैपिटल फंड में शो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपका जो भी कैपिटल फंड है वो इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 25,000 से, बिल्कुल सर 25,000 से वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पहले भी ये देखो 5 लाख था ना, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो लाइफ मेंबरशिप फीस की जगह कैपिटल फंड में शो कर रहा है। ओ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि अच्छा ये यहाँ पे क्या, मतलब रटाते नहीं समझाते हैं।
है ना। तो समझाया मैंने तुमको, ऐसा दिखाएंगे हर साल इसका कुछ अमाउंट क्या होगा, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट है, तो कुछ अमाउंट क्या करोगे, रेवेन्यू मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम शो करोगे, उतना अमाउंट से हर साल लाइफ मेंबरशिप फीस कम होता जाएगा। और इससे डरने का जरूरत नहीं है कि बिना खर्चा किए सर मेंबरशिप फीस से पैसा आया हुआ खत्म हो गया। कोई कहते सर पिछले साल 5 लाख दिखा रहे थे पैसा आया हुआ, इस बार 475 दिखा रहे हो। मैंने कहा भाई 25,000 इनकम में ट्रांसफर किया, लेकिन उसके थ्रू ये कैपिटल फंड में शो हो रहा है। ओके सर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन तो हर महीने ले रहे हो ना, हाँ हर महीने 1,000 रुपए ले रहे हैं, हर या पूरा सालाना 12,000 रुपए लिया जा रहा है। एनुअल रिसिट है, टेकन एज रेवेन्यू रिसिट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे कि बैलेंस शीट में लेके जाओगे। सर पहले तो रिसिट में शो हो जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, फिर उसको हम इनकम कंसिडर करेंगे, ना कि बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ऑब्वियसली इनकम मानोगे तब भी सरप्लस में जाएगा, सरप्लस आके कैपिटल फंड में जाएगा। सर अल्टीमेटली, हाँ वो गाना ना, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, है ना, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सर ये कौन सा गाना आ गया है, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है ना, सुनना सर्च करना। तो अल्टीमेटली क्या होना है भाई, रिसेट हुआ है ना, तो तुम चाहे डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लेके जाओ, या तुम पहले इनकम मानो सॉरी, या तुम पहले इनकम मानो और फिर इनकम के थ्रू वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में, फिर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में चला जाएगा। या तुम रिसिट करके पहले स्पेसिफिक फंड में डालोगे, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, और उसके बाद क्या होगा, फिर उसके थ्रू क्या चला जाएगा, वो बिल्डिंग फंड के थ्रू जब बिल्डिंग बनेगी तो वो बिल्डिंग फंड का अमाउंट कैपिटल फंड में चला जाता रहेगा। अल्टीमेटली वही बात, ताल मिले नदी के जल में और नदी मिले सागर में, अल्टीमेटली कैपिटल फंड में चला जाता है। हाँ कोई खर्चा ही हो गया, जितने खर्चे हो जाएंगे उतना कैपिटल कम होता जाएगा। इनकम से कैपिटल बढ़ता है, खर्चों से कैपिटल कम होता है, वही रूल है। ओ एनपीओ कभी हमने इस नजरों से तो देखा ही नहीं सर, इन नजरों से मैंने उनको कभी नहीं देखा। तो देखो यार, ठीक है ना, इन बढ़िया नजरों से देखो। तुम लोग देखते कहाँ हो, तुम लोग बस चालू जाते हो, रिसिट एंड पेमेंट बना देंगे, ये ऐसा बनेगा। एक काम करो बेटा, इधर वाला आइटम तुमको मैं देखो सिखाता हूँ, इजी आसान तरीका। रिसिट पेमेंट में इधर आएगा ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर आएगा, इधर वाले आइटम इधर लिख दो। ओके, तुमको ऐसा करना सिखाते हैं, कैसा, हाँ अक्षय कुमार के जैसे ऐसा करना सिखाते हैं, ठीक है भाई, लॉजिक तो समझो यार, ठीक है ना, सिखा दी, ठीक है। क्यों जा रहा है, कौन सा रिसिट इनकम में जाएगा, कौन सा डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, पता होना चाहिए। कौन सा एक्सपेंडिचर, कौन सा पेमेंट, रिसिट नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं, पेमेंट, कौन सा पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा, और कौन सा पेमेंट आपके लिए एसेट क्रिएट कर रहा है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो अभी देखो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बढ़िया से, बिल्कुल। और बातें होंगी ना क्वेश्चन में और समझाता जाऊंगा, ये सब टॉपिक्स ऑब्वियसली क्वेश्चन में आने हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक दिया ताकि क्वेश्चन करेंगे ना तो चीजें और क्लियर होंगी। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय एनपीओ, सबसे पहले कौन सा, रिसिट एंड पेमेंट क्या होता है सर, इट इज एन अकाउंट विच कंटेन ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, इसमें सारे के सारे कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि एनपीओ ने पूरे साल भर में किए हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। ओके सर, पूरे साल भर में किया है। इट स्टार्ट विद द, ऑब्वियसली कैश बुक का समरी है तो कैश बुक की शुरुआत किससे होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश और बैंक से। इसका भी है ना, स्टार्टिंग किससे होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से होगा। फिर जितने भी रिसिट है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो है ना रेवेन्यू हो, ठीक है, तो वो क्या आएंगी सर, हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो कहने का मतलब है जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है रिसिट में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। मैंने हर बार जितनी भी रिसिट आई उसको सबको रिसिट एंड पेमेंट में जरूर दिखाया। फिर मैंने बोला इनकम मानेंगे कि बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्टली, वो देखेंगे। बट हाँ कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, रिसिट एंड पेमेंट में जरूर आएगा। ठीक है सर, बिल्डिंग खरीदी तो भी पेमेंट में दिखाना, सैलरी दिया तो भी सॉरी पेमेंट में दिखाना, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट किया, पैसा गया तो पेमेंट में जाएगा, ठीक है ना। और कोई रेंट पे किया तो भी पेमेंट में जाएगा। तो चाहे कैपिटल पेमेंट हो चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, रिसिट एंड पेमेंट में तो जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही कोई रेवेन्यू रिसिट हो चाहे कैपिटल रिसिट हो, रिसिट में तो जाएगी ही जाएगी। सर करंट ईयर वाली जाएंगी कि प्रीवियस ईयर वाली जाएंगी, या नेक्स्ट ईयर वाली भी जाएंगी, तो कहने का मतलब है
चाहे वो करंट ईयर से रिलेट करे, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करे, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करे। पैसा आया है तो कैश बुक में हम दिखाते हैं भैया मेरे पास अगर कोई पैसा आया, अमाउंट है, चाहे वो करंट से हो, चाहे प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग पैसा आया हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग पैसा आया है ना, तो रिसिप्ट में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वही बात, चाहे करंट ईयर से रिलेट करे, चाहे प्रीवियस ईयर से, चाहे नेक्स्ट ईयर से, शो होगा। ठीक है, ओके। ऑल कैश पेमेंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। जितना भी आएगा पेमेंट जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ओपनिंग बैलेंस से, और एंड किससे हो रहा है? एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल, क्लोजिंग किसका? कैश और बैंक का ही। ठीक है, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, बिल्कुल इट फॉलोज रियल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या होता है? रियल होता है, तो ठीक है, याद रखने का, ऐसा नॉर्मल है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है सर? इनकम एंड, जैसे P&L एक नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट लॉस शो करता है वो नॉमिनल होता है, वैसे ही P&L भी नॉमिनल होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि P&L के जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर आती है तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, जितने भी खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर के, वो क्या आएंगे? यहां पर आएंगे। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ओके, ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, मतलब जैसे P&L में आप नहीं दिखाते थे मर्केंटाइल बेसिस पे, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर वाले खर्चे और इनकम यहाँ पे शो होगा। सेम वैसे ही जितने भी खर्चे हैं, जितने भी रेवेन्यू है जो रिलेटेड टू करंट ईयर है, एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। तो हम जितने भी खर्चे हैं वो कौन से लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। और इनकम्स, इनकम्स कौन सी आएंगी? ऑब्वियसली रिलेटेड टू करंट ईयर। सर आपने रिसीट एंड पेमेंट में तो बोला चाहे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई सा भी हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बोल रहे हो क्या? करंट ईयर। इसका मतलब सर यहां पर भी वो एडजस्टमेंट होंगे क्या जो आपने हमको सिखाए थे? बिल्कुल होंगे। अगर आप रिसिट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे हैं तो रिसीव्ड और पेड से रिलेटेड टू करंट ईयर की तरफ जा रहे हैं तो वही आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा और एक्रूड इनकम एट द एंड ऐड होगी और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड लेस होगा और अनअर्न्ड इनकम एट द एंड लेस होगी। ठीक है, सेम वही ट्रीटमेंट। और कभी सर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिट एंड पेमेंट बनाना हुआ तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। तो फिर साइन बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड की जगह लेस हो जाएगा। ओ, ये आपने हमको पहले सिखा दिया था, बिल्कुल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सब सिखा रखा है। उसका एक समरी मैंने बनाया था और एक तुमको बनाने के लिए बोला था। ठीक है, समझ में आएगा? सर ये आपने एनपीओ का काम इधर कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। बेस, बेस वहीं पे स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, चलिए, हाँ बेस पसंद है, चलिए हमको भी बेस पसंद है ना। चलो देखो डम्बोस, बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी आगे एडवांस होगा। तुम कौन सा बेस लेके जाते हो? तुम कैसी बातें करते हो? छोड़ो। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, केवल और केवल क्या आएगा? रेवेन्यू नेचर की ही इनकम और रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे यहां पर आएंगे। चलो, ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। केवल करंट ईयर, केवल करंट ईयर के ही इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। अमाउंट रिलेटेड टू अदर पीरियड आर डिडक्टेड। मतलब कोई प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का तो वो हटा दिया जाएगा। मतलब जैसे कोई सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन मिला तो करंट ईयर के लिए मिला 1,00,000, प्रीवियस ईयर के लिए मिला 20,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला 10,000। टोटल कितना मिल गया? टोटल मिल गया सर 1,30,000। तो यहां से जब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा कि सब्सक्रिप्शन, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिखाऊंगा? केवल करंट ईयर वाला, केवल करंट ईयर वाला 1,00,000। तो इसका मतलब क्या किया जाएगा? जब सर 1,30,000 में से है ना प्रीवियस ईयर के 20,000 और नेक्स्ट ईयर के 10,000 हटा दिए जाएंगे तो अपने आप 1,00,000 आ जाएगा। अच्छा, वही आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड प्रीपेड एक्रूड के एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, डन, ओके सर। तो सर ये जगह क्यों छोड़ी है? मैंने कहा ये जगह इसीलिए छोड़ी है, वही रिसिट और पेमेंट से वाले वो एडजस्टमेंट हम दिखा रहे हैं कि
जैसे कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी दिस वन लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि पेड हुआ है, एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए बना देता हूं। कोई भी एक्सपेंस पेड हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको करना होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस कर देना होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस कर देना होगा, और प्रीपेड एट द एंड लेस कर देना होगा, और प्रीपेड एट द बिगनिंग ऐड कर देना होगा। और इससे हम पहुंच जाएंगे कहां पे, इससे हम पहुंच जाएंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, दैट्स इट। ऐसे ही सेम इनकम, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही इनकम के लिए, इनकम के लिए भी होगा, ठीक है, ऐसे ही इनकम के लिए भी हो जाएगा। तो इनकम रिसीव्ड एड एक्रूड एट द एंड लेस एक्रूड एट द बिगिनिंग, लेस अर्नड एट द एंड एड अर्नड एट द बिगिनिंग, और आ जाएगा इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट वगैरह बेचा, उस पर प्रॉफिट हुआ हो तो इसके क्रेडिट साइड में लिख देना, लॉस हुआ हो तो डेबिट में लिख देना, इवन डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आ जाएगा। कोई अच्छा इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस कहेंगे, और सरप्लस किधर जाएगा सर, सरप्लस विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ इनकम से तो इसे बोलेंगे डेफिसिट, और डेफिसिट से क्या किया जाएगा, जैसे लॉसेस से कैपिटल कम हो जाती है वैसे डेफिसिट से कैपिटल फंड भी कम हो जाएगा, सिंपल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा सर, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीट, वो भी केवल करंट ईयर से रिलेटेड, केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड जाएगा, ठीक है सर, करंट ईयर से रिलेटेड जाएगा। फायदा हुआ, इनकम ज्यादा है खर्चों से सरप्लस, खर्चे ज्यादा है इनकम से तो डेफिसिट। बैलेंस शीट कैसा बनेगा सर, बैलेंस शीट सेम वैसा ही बनेगा जैसा पहले बनता आया है, बस कैपिटल की जगह इंस्टेड देयर इज कैपिटल फंड। क्या होता है, कैपिटल फंड होता है, कैपिटल को क्या क्या बोल देते हैं, कैपिटल फंड बोल देते हैं, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसा बनेगा, और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन वगैरह हम कल करते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।